नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे को लेकर के जिस मुद्दे को लेकर सिर्फ आज नहीं, पिछले कई दशकों से इस मुद्दे पर अलग अलग मंच पर अलग अलग स्तर पर चर्चा होती रही है। लेकिन आज चर्चा इसलिए लाजमी है क्योंकि लव जिहाद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन विधेयक पेश किया गया है और यह कहा जा रहा है कि योगी, जिन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, उनके द्वारा लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिल्कुल सूरज जी, न केवल लव जिहाद बल्कि धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से ये विधेयक है और ये संशोधित जो विधेयक जिस तरह से लाया गया है और पहले जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं, उसके जो परिभाषित जो अपराध हैं उसमें अब जो सजा का प्रावधान है उसको 2 गुना कर दिया गया है। और यही कारण है, ये कहा जा रहा है कि क्या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर वो सख्ती के साथ आगे बढ़ते हैं, कड़े डिसीजंस उनके होते हैं, क्या एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उसी दिशा में उसी रोड पर आगे बढ़ चले हैं? आज इसी पे चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनसे आपसे परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है राधा बल्लभ शारदा जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है राकेश विधुआ जी, समाज सेवी। विधुआ जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। गोपाल जैन जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक। गोपाल जी, आपका स्वागत है। और कल्पना शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। कल्पना जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करके चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। और चर्चा की शुरुआत में सबसे बड़े जो सवाल उठ रहे हैं, सबसे बड़े जो सवाल पैदा हो रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, धर्मांतरण लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए। लव जिहाद की जहां बात आती है वहां एक धर्म विशेष का जिक्र जरूर हो जाता है, एक वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष का जिक्र जरूर हो जाता है कि वह एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष जिहाद को, चाहे लव जिहाद हो। अभी हमने देखा कि जिस तरह से दुकानों पर नाम लिखने की बात हुई उत्तर प्रदेश में लेकर के, उत्तराखंड में यह बात हुई है, उसको लेकर के बात हुई कि वो फूड जिहाद रोकने की बात थी, लेकिन अब लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए बात हुई है। गोपाल जैन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए यह विधेयक कितना कार्यत साबित होगा, पहली बात। दूसरी बात, धर्मांतरण के जो मामले हैं, मैं केवल मुस्लिम वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धर्मांतरण ईसाई वर्ग में भी किया जाता है और वो मामले भी हमारे सामने आते हैं। साथ ही कई बार उनमें पुलिस के द्वारा छापामारी की जाती है, पुलिस को शिकायत मिलती है। और एक वर्ग विशेष, यदि हम कहें कि जैसे कि भारत में देखा जाता है कि आदिवासी समाज जो है, आदिवासी वर्ग जो है, वहां ईसाई जो मिशनरी है वो अपना टारगेट करके रखती है और उनका धर्मांतरण करके उनको ईसाई बनाने की बात कर रही है। मुस्लिम वर्ग जो है वहाँ एक चीज़ देखी जाती है कि वो लड़कियों को बरगला करके, बहला फुसला करके उनसे निकाह करते हैं और उसके बाद में उनका धर्मांतरण कराते हैं। प्यार मोहब्बत का झांसा दिया जाता है। धर्मांतरण के 2 अलग अलग पहलू हमारे सामने हैं। इसमें शामिल हो जाता है जो दूसरा पहलू हमने बताया, लड़कियों को बहला फुसला करके, बरगला करके, अपना नाम गलत बता करके, अपनी जाति गलत बता करके, अपनी पहचान गलत बता करके उनसे निकाह विवाह कर लिया जाता है और फिर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। इन दोनों मुद्दे पर आपकी टिप्पणी क्या है? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मेरे देश को, भारत देश को, ये जितने भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, इन्होंने भारत को हलवा समझ रखा है। और चाहे 1632 में जाएं, पहले यहाँ पे मैकेले आए, मैकेले ने इस देश में धर्मांतरण के लिए, क्रिश्चियन करने के लिए अपने सारे साम दाम दंड वेद उपयोग किए। और इसके बाद में इस देश के अंदर हमारे देश की कानून व्यवस्था, जो हमारे देश के माई बाप हुए, उन्होंने इतने लचीले कानून बनाए, उतनी छूट प्रदान की कि कोई भी नाम बदल के, हाथ में कलावा लगा के, झूठ बोल के, उस कोई कानून ही नहीं होता है और वो धर्मांतरण करके लड़कियों को बरगला सकता है। उस पर कोई अगर बोलेगा तो उसे जेल की यात्रा जरूर जाना पड़ेगी। पहले तो कोई बोलता ही नहीं था। अब अगर ये हुआ है, इस तरह का कानून बनाया और सख्त कानून बनाए, तो ये स्वागत के योग्य है और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नहीं, लेकिन आपने कहा कि स्वागत के योग्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ इसमें नियम जोड़े गए हैं कि पहले यह था कि परिवार जो या तो पीड़ित है वो या उसका परिवार सूचना दे सकता था थाने में, अब कोई भी सूचना दे सकता है। ये कि नया उन्होंने नियम जोड़ा है, सजा का प्रावधान बढ़ा दिया है। क्या इतने से ये चीज़ें रुक पाएंगी? सवाल अभी भी वहीं खड़ा है।
या कुछ और कठोर कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, कठोर कदम और भी उठाने पड़ेंगे। हमारे धर्म गुरुओं को और हमारे जो मोहल्ले के बुजुर्गवार हैं, समाज सेवी लोग हैं, जो आए दिन कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक करते हैं, इनको जागरूक होना पड़ेगा, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, क्योंकि इससे कानून और सख्त होंगे। लेकिन जब तक घर घर का आदमी जागरूक नहीं होगा, हर घर में जागरूकता नहीं आएगी कि कानून क्या है, उसके बिना ये काम होने वाला नहीं है। और ये बड़ा मिशन है। अगर योगी जी ने इसको शुरू किया है तो बाकी भी सरकारें इसे अनुसरण करेंगी और स्वागत के योग्य है। ठीक है, स्वागत के योग्य कदम है राजेश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून को और कठोर करने की आवश्यकता है। लेकिन कानून बनाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जैसा कि अभी कहा गया कि हर गली के, हर मोहल्ले के, हर परिवार के मुखिया को इस बात की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब जाकर के धर्मांतरण, लव जिहाद पर अंकुश लग पाएगा। बिल्कुल सूरज जी, जिस तरह से जैसा आप कह रहे थे कि हुजूर आते आते देर कर दी, लेकिन कानून पहले से भी था, लेकिन उसमें जिस तरह से इसको संशोधित बिल आया है और कहीं ना कहीं इसकी जो चीजें थी, अगर 25,000 जुर्माना था तो उसको 50 कर दिया गया है। पहले अगर 5 साल उसमें सजा का प्रावधान था तो अब उसको 10 साल कर दिया गया है। तो तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर सूरज जी इस बात को लेकर उठता है कि अगर पहले जो प्रावधान रहे हैं, क्या उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या सही तरीके से उनको लागू किया गया है? और फिर अब जब ये कहा जा रहा है कि अब कड़े प्रावधान होंगे, सजा डबल हो जाएगी, क्या फिर बात वही आ जाती है कि क्या उनको लागू करने के पीछे आपकी मंशा क्या है, मैकेनिज्म क्या है? मैं सीधे राधा वल्लभ शारदा जी के पास में आता हूँ। राधा वल्लभ शारदा साहब, सवाल मेरा इसी बात को लेकर है कि ठीक है, कानून पहले से भी थे, फिर कानून अब इसको और कड़े कानून कर दिए गए हैं, लेकिन क्या ऐसे में जिस तरह की जो नासूर इस देश के लिए बढ़ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, आपको लगता है कि ऐसे कड़े प्रावधानों से इस पर लगाम लगेगी? मैं थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा आपसे आज। मैं कुछ पुरानी घटना सबसे पहले सुनाऊंगा जी। मुस्लिम संप्रदाय में लड़के को ये कहा जाता है कि तुम हिंदू की लड़की लेके भागोगे, उसको रोज घुमाने ले जाओगे, उसको 500 रुपये रोज मिलता था, वो चाहे मैकेनिक हो या किसी और काम करता हो। उसके बाद में जब वो अच्छा, अब लड़की क्यों, हिंदू समाज की लड़की उसके साथ क्यों जाती है, उसके ऊपर भी हमें विचार करना है। कारण साहब, भाई शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ कि परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो लड़की को 100 रुपए रोज दे। ये बहुत पुरानी घटना सुना रहा हूँ मैं, और मैं इससे गुजर चुका हूँ, मैंने ऐसे केस निपटाए हैं। तो अब परिवार के जो मुखिया हैं वो लड़की को 100 रुपए रोज नहीं दे सकते। अब लड़की देखती है, वो स्कूल में या कॉलेज में जाके देखती है कि मेरे साथ जो बड़े घर की लड़की आई है उसके पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उसका मन भी कहता है। अब वो भटकती है इसके लिए, इसी भटकाव में वो कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम संप्रदाय के लड़के के संपर्क में आ जाती है और वो उसको ये सारे लालच देता है। उसके बाद में उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसको अगर नई साड़ी या नया आप जूते चाहिए तो दिलाता है, क्योंकि उस लड़के को उस ज़माने में, ये बहुत पुरानी घटना, 500 रुपये रोज मिलता था कि आप अच्छा, दूसरी चीज राधा वल्लभ शारदा जी, मैं एक चीज जानना चाहूँ, जिस तरह से आपने उदाहरण दिया, आपने कहा कि ये घटनाक्रम रहा है, तो क्या गरीबी इसके पीछे कारण है? गरीबी कारण है, गरीबी है ना कारण। हाँ। भाई मैंने कहा ना कि वो उसको 500 रुपए रोज मिलते हैं और लड़की मांगती है बाप से 100 रुपए। हाँ। और बाप की हैसियत नहीं है उसको 25 रुपए देने की, और उसकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? हाँ। तो भटक जाती है लड़की। इस भटकाव को रोकने के लिए सबसे पहले तो प्रावधान ये होना चाहिए कि जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनके घर के बच्चे और बच्चियों को माता पिता तो समझाते हैं। हाँ। लेकिन अब ये घोर कलयुग जिसको कहते हैं ना, वो आ चुका है। हाँ। लड़की लड़के सुनने को तैयार नहीं होते, दादा दादी की तो बात चला कि माँ बाप की नहीं सुनते। हाँ। अब मैं दूसरा एक किस्सा और बताऊं जी मैं आपको, मतलब ये हमारे समाज की एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी, उसमें ये विचार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखे थे कि मुस्लिम संप्रदाय के लड़कों को ये कह रखा है कि बनिए की लड़की लाओगे आपको 5 लाख मिलेंगे, ब्राह्मण की लाओगे 4 लाख मिलेंगे, जाट और ये अन्य समुदायों की लाओगे तो आपको 3 लाख मिलेंगे। उससे नीचे वाले संप्रदाय के लोगों को, लड़की को अगर आप भगा के लेके आएंगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। जब अब उस व्यक्ति को की नजर में ये रहता है कि यार अपन किसी लड़की को, अब जैसे अपने यहाँ भोपाल का उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको,
बुधवारे में पहले गर्ल्स कॉलेज था और उसको कहाँ शिफ्ट किया? आपके हमीदिया की जगह, ठीक है। हमीदिया को किया। हाँ। बुधवारे में नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या स्कूल का नाम जो है ना। अब वो एरिया कौन सा है? पूरा का पूरा, अगर आप लोगों ने घूमा होगा भोपाल, पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है वो है। अब वहाँ से लड़कियाँ जब निकलती थी, क्योंकि मेरी एक बार ये घटना मुझे देखने को मिली, अपने मित्र की एक लड़की को लेने के लिए हम वहाँ गए। वहाँ गए तो उसको देखा तो उसने कहा अंकल अगर आप इजाज़त दे तो मैं इससे मिल लूँ। मैंने कहा ये कौन? तो उसने नाम बताया अरशद अली। मैंने कहा तेरे को इससे क्या काम है भाई? कॉलेज की छुट्टी हो गई है तेरी, तेरे को घर चलना चाहिए। आज तेरे पापा नहीं आए, मैं आया हूँ तेरे को लेने के लिए। क्या? तो वो कहती, बोले नहीं ये इसके साथ तो मैं जाती आती रहती हूँ। मैंने कहा हद हो गई ये तो। ठीक है। तो स्थिति सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसमें है गरीबी। ठीक है, आपने कहा कि लव जिहाद के पीछे गरीबी एक वजह है, एक वजह के कारण है कि लड़कियां अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, उनकी जो अपेक्षाएं हो परिवार से पूरी नहीं हो पाती हैं। इस कारण से लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है और जो लव जिहाद को अंजाम देते हैं उन लोगों को भी उसका पारितोषिक मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जी, पाठक जी, अब मेरा दूसरा कहना है जी, इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है? हाँ। ये मस्जिद कमेटी देती है, वक्फ वाले देते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो छापेमारी उन लोगों के अकाउंट्स पर होना चाहिए। हाँ। कि ये जो विदेशी फंडिंग इन लोगों को होता है एनजीओ के माध्यम से, ये इनकी जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक आप कितना ही कड़ा कानून बना लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके पास में पैसे की अफराती है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि इनके पास जो फंडिंग हो रही है उस पर लगाम लगना चाहिए, तब जाकर अंकुश लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है, जिस तरह से कहा जाता है कि वास्तव में यदि यहाँ लव जिहाद पर लगाम लगाने की बात है, अंकुश लगाने की बात है, इस तरह की घटनाओं को रोकने की बात है, तो राजा जी यहाँ एक बात जरूर यह पैदा होती है कि जो जैसा कि अभी एक सवाल उठाए गए, सामाजिक संरचना की बात कही गई कि परिवार के लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राधा वल्लभ शारदा जी कह रहे हैं कि गरीबी इसके पीछे जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ यदि वो लड़कियाँ जिनकी जो इसका शिकार होती हैं, मैं यही शब्द का प्रयोग करूंगा कि जो लव जिहाद का शिकार होती हैं, उन लड़कियों की अपनी अपेक्षाएं यदि पूरी नहीं होती तो वैसे सब, क्योंकि पारिवारिक स्थिति के आधार पर सपने देखे जाते हैं। हर व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो डेली यात्रा यदि कर रहा है तो प्लेन में करे, वो अपनी पारिवारिक स्थिति देखता। तो क्या लड़कियों को भी ऐसे सपने देखने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सूरज जी जिस तरह से जो राधा वल्लभ शारदा जी ने जिसका जिक्र किया है, कहीं ना कहीं जिस तरह का अब सामाजिक ताना बाना है, जिस तरह ये बदलता हुआ परिवेश है, लेकिन उन्होंने कहा कि गरीबी एक कारण मुझे नहीं लगता, लेकिन जिस तरह के केसेस आ रहे हैं कि तमाम सारी जो लड़कियां हैं वो अगर गरीब भी नहीं है, अच्छे कुल की है, अच्छे घर की है, वो ऐसे भी मामले आए हैं इस देश में सूरज जी कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि जो ये बदलता हुआ परिवेश है वो भी जिम्मेदार है, लेकिन बात उसको लेकर हो रही कि किस तरह से कड़े कानून होना चाहिए, कैसे प्रावधान होना चाहिए, फिर किस तरह से कड़ाई से उनका पालन होना चाहिए। बिल्कुल, कड़े कानून हो, उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में समाजसेवी सरिता देशपांडे जी जुड़ गई। बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में, आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आना चाहूंगा राकेश विधवा जी आपके पास। बात हो रही लव जिहाद की, हमने साक्षी का हश्र देखा है, हमने दिव्या का हश्र देखा है, ऐसे नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, लेकिन सूटकेस में टुकड़े मिले हैं, फ्रिज के अंदर टुकड़े में लड़कियां पाई गई हैं। ये लव जिहाद का हश्र है। कड़े कानून, आज बात की जा रही कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन एक विधेयक लाया गया। कानून इससे पहले भी थे। कोई व्यक्ति, देश में जो कानून लागू है कि कोई व्यक्ति किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता है, उसके लिए प्रावधान है। आज भी ये कानून लागू हो जाएगा, ये विधेयक पारित हो जाएगा, चर्चा में आ जाएगा, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी, कानून लागू हो जाएगा। क्या उसके बाद कभी कोई साक्षी सूटकेस में मिलना बंद हो जाएंगी क्या? देखिए, मैं इससे एक कदम एडवांस उसकी बात करता हूँ जी। एक कहावत है, जड़ों में मट्ठा डालना, मतलब समस्या को जड़ से खत्म करना। योगी जी ने जो भी कानून बनाए हैं बहुत अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं, लेकिन उनको इससे आगे भी सोचना पड़ेगा। अभी शारदा जी कह रहे थे कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, उस आर्थिक तंगी का है और आर्थिक सहयोग, लव जिहाद करने वालों को एक आर्थिक सहयोग मिलता है। तो इस मट्ठे को जब जड़ों में डालने की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस प्रोविजन को यहाँ तक और आगे बढ़ाना चाहिए कि जो लोग इन लड़कों को फंडिंग देते हैं, जो मस्जिद फंडिंग देती है, जो मौलाना फंडिंग देते हैं, उन पर भी कानून लगे
उनका भी बहिष्कार हो, उन पर प्रतिबंध हो, उन पर उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी सारी फंडिंग जो है वो खत्म की जाए। इससे क्या होगा, जब पैसा उनके पास नहीं आएगा तब बात हो जाएगी कि जहाँ से ये चीज़ को शुरू करने की एक वो कोशिश की जा रही है, साजिश को, ये एक तरह से पूरी साजिश है कि हम एक छद्म नाम से, एक झूठे नाम से, झूठी पहचान से हम वो करते हैं और उसका नतीजा है। तो झूठी पहचान के साथ जिन लोगों को ये करने के लिए उकसाया जा रहा है, जब उन पर अंकुश लगेगा। विदो जी, एक सवाल खड़ा होता है, आपने कहा कि जहाँ से फंडिंग हो रही है, मतलब शादा जी ने भी कहा कि उनको लाखों रुपए का प्रलोभन दिया जाता है कि इस समाज की लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। हमने वो वर्ग देखा है, उस वर्ग के लोग किस अवस्था में जीवन यापन करते हैं। तो ये जो फंडिंग की बात है कि लाखों रुपए दिए जाएंगे, 4 लाख दिए जाएंगे, 5 लाख दिए जाएंगे, यदि तुम हिंदू लड़की, आ रहा हूँ जैन साहब आपके पास, यदि हिंदू लड़कियों को घुमाओगे तो तुम्हें बाइक मिलेगी, तुम्हें मोबाइल मिलेगा, महंगा मोबाइल गिफ्ट देने के लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो वर्ग वैसे भी इतनी, हमने देखा है, दयनीय अवस्था में होता है कि वो हमारे, मतलब कल चर्चा हो रही थी, कुछ चर्चा में कहा गया था कि सनातनी इतने दयालु हैं कि वो अपने टिफिन की रोटी किसी भूखे को दे देते हैं, वो किस वर्ग का ये नहीं देखते हैं, तो वो अपनी भूख मिटाते हैं दूसरे वर्गों से। तो ये फंडिंग फिर होती कहां से अगर वो इतने दयनीय अवस्था में है? तो यही प्रश्न है कि इस फंडिंग को रोका जाए, और ये फंडिंग होती है विदेशों से। यहाँ के बहुत सारे राजनेता, अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरह मुंह करके गाना गाते रहते हैं पूरे टाइम, खाते यहाँ की हैं, बजाते वहाँ की हैं, ऐसे बहुत से देखा है। और ये छद्म जो वो है पहचान बनाने का, ये तो हमारे देश में हर स्तर पे होता है। अगर मैं सीधी बात कहूँ तो राजनेताओं के सबसे बड़े वंश का छद्म नाम चल रहा है। छद्म नाम से ही वो वंश इस देश पर राज करने की बात करता है, राजनीति करने की बात करता है। तो ये छद्म, मैं चाहूंगा वो स्पष्ट करें आप। बहुत स्पष्ट है वो, कोई उसमें छुपाने की बात नहीं है। अगर एक आदमी खुलकर कहता है कि मैं, ये मेरे जो देश है, या मेरा राजनीतिक दल है, ये मुसलमानों का दल है, अगर वो खुल के कहता है कि हिंदू हिंसक है, तो फिर उसकी वो छद्म सोच सबसे पहले तो उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि वो जिस नाम से, जिस छद्म पहचान से इस देश में राजनीति कर रहा है। तो धर्मांतरण और लव जिहाद के पीछे भी कोई सियासत है? बिल्कुल है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये जितने लोग संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं लव जिहाद को सपोर्ट करते हैं, छद्म व्यवहार को सपोर्ट करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये ऐसा करना राष्ट्र के विरोध में है। जानते हुए कि ये राष्ट्र के विरोध में, उसके बाद भी ये करते हैं, किया जाता है। ये राजनीति इसी की हो रही है। ठीक है, और इसी को राजनीति का, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो राजनीति का नंगा नाच होता है इस देश में। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। जैन साहब कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखें। मैं श्रीमान बदुआ जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी 1 महीने से देश में, प्रदेश में सब्जियों के दाम इतने हाई पे हैं। ये सारी फंडिंग का स्रोत, ये जो सब्जियों के आड़तिया होते हैं, ये लव जिहाद के लिए विदेशी इशारे पे फंडिंग करते हैं। पैसा भी आपका है, लव जिहाद भी आपका है, घर भी आपका टूटेगा। आपकी सब्जी 10 रुपए किलो की 50 रुपए किलो बिक रही है। तो फिर यहाँ यदि हम देखते हैं कि जब बात होती है अकबरपुर की कि बाबा बुलडोजर बाबा जो है अकबरपुर पर बुलडोजर चला देते हैं और लिख दिया जाता है कि एक था अकबरपुर, तो फिर आपत्ति क्यों उठाई जाती है? नहीं, आपत्ति उठाई जाती है। अब आपको मैं एक और ध्यान में आपके में लाऊं बात जी, कि यहाँ पर हमारे राजनेता और सिस्टम, IAS IPS थाने इतने लचर हैं कि अगर कोई लड़की, कोई परिवार लव जिहाद के बारे में थाने में रिपोर्ट भी, अभी कल परसों ही एक बड़े नेता दिवंगत हुए हैं भोपाल में, उनका तो काम ही ये होता था कि अगर किसी लड़की ने रिपोर्ट लिखाई है, उसके परिवार ने लव जिहाद के बारे में धर्मांतरण की रिपोर्ट लिखाई है, तो उस थानेदार को फोन आ जाएगा, वो थानेदार इतना डरा हुआ, उसे माँ बहन की गालियां दी जाती। ठीक है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ये एक वर्ग विशेष के द्वारा संपादित किया जा रहा है, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जतिन सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। आप वापस आऊँगा आपके पास में, लेकिन राजेश जी, सबसे बड़ी बात आ रही है कि यहाँ एक बात आई कि हमारे यहाँ कानून लचर,
कानून व्यवस्था लचर, जैसा गोपाल जी ने कहा कि कानून व्यवस्था लचर है, कि यहाँ जैसा कि विदुआ जी ने कहा कि ये इसका सियासीकरण हो गया है। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ये षड्यंत्र इस तरह के रचे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ सूरज जी बात इस बात को लेकर है, जिस तरह से राधा वल्लभ शारदा जी कर रहे हैं या फिर गोपाल जी जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कौन है इसके पीछे। हाँ। उन आड़तियों की बात कर रहे हैं जिस तरह से, या फिर नाम लेकर जिस तरह से गोपाल जी ने कहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें फिर इसमें है कि एक तरफ तो आप कड़े कानून होना ही चाहिए, वो प्रावधान होना भी चाहिए, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा भी सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि कौन इसके पीछे है। हाँ। उसके लिए भी एक रिसर्च होना चाहिए, उसके पीछे भी एक चीजें काम करना चाहिए, जिससे कि वो लोग बेनकाब हो जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही सीधे कल जी सॉरी, वही मैंने कहा था, मेरा जड़ों में मट्ठे डालने की बात जो कही थी, टहनियां नहीं काटनी है। नहीं, टहनियां तो कट रही हैं। हाँ। और फिर उनको पानी मिल जाता, फिर हो जाती है। ठीक है। जड़ों में मट्ठा डालने की जो बात कही थी, बिल्कुल। ये तभी खत्म होगा जब हम उस बात को वहां से शुरू करेंगे। बिल्कुल सही कहा कि जड़ से खत्म करना पड़ेगा। राजेश जी, मैं थोड़ी और आगे से अपनी डिबेट को, चर्चा को ले जाऊंगा। कल्पना शर्मा जी के पास मैं आता हूं। कल्पना शर्मा जी, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें उदाहरण मध्य प्रदेश की भी दिए जा रहे हैं। हाँ। बात चूंकि यूपी से शुरू हुई है, यूपी में ये विधेयक लाया गया है, लेकिन सिर्फ यूपी ही क्यों, क्या अब आवश्यकता है कि पूरे देश में इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, सभी सरकारों को, चाहे वो फिर केंद्र सरकार हो, फिर राज्यों की सरकार को सरकार हो, वो समय है, वो वक्त है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, फंडिंग की बात आई है, ये भी कहा जा रहा है कि टारगेटेड भारत को इन चीजों में धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर किया जा रहा है। तो क्या वाकई एक कंबाइंड सिस्टम बनने की जरूरत है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, और केंद्र सरकार को फिर इस तरफ से आगे ना चाहिए, पहल करना चाहिए इसको लेकर आगे? बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आप इसको अगर गौर से देखा जाए, ये बहुत बड़ा मसला तो है ही, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। 2009 के आसपास सबसे पहले मामले जब इस पे गौर किया गया, तब से ये मामले संज्ञान में आने शुरू हुए। चल उससे पहले रहे थे, लेकिन उस समय केरल से ये निकल के सामने आए, फिर पूरे देश में एक तरह से इन चीज़ों को लोगों को जानकारी होती रही। ये सारी चीज़ें, मसले सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इतना लंबा समय आखिर कैसे लग जाता है किसी कानून बनाने में, उसको पारित करने में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लागू किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से बैठी हुई है, काफ़ी लंबा समय, अलग अलग स्टेट अगर अपने नियम बनाते हैं, तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब इस तरह के कानून बनाने की बात चल रही थी, तो लोग मध्य प्रदेश से जाकर, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ जाकर के शादी करके आ जाते हैं। ये एक ड्रॉबैक होता है इस तरह के केसेस में। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी बात है कि इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से झगड़े चल रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने कहा कि उन लोगों को हम लोग अपनी सीमा में शरणार्थियों को ले सकते हैं। जब अलग अलग स्टेट, क्योंकि ये सेंट्रल का मामला है, लेकिन स्टेट ने अपना इंटरफेयर करा और अपने डिसीजन अपने विधानसभा में पास करने की बात करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अलग अलग जब मामले होते हैं और जब वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर दिए जाते हैं, जो गंभीर विषय होते हैं, जिनको लेकर के संवेदनशीलता होनी चाहिए, ऐसे विषय को लेकर के सेंट्रल को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और एक इसमें सबने अपनी अपनी बातें रखी, आर्थिक तंगी का बात करी, जोड़ों में मट्ठा डालने की बात करी, FCRA पर बैन लगा दिया गया था। राकेश जी, आप जानते हैं विदेशी फंडिंग पे रोक थी, लेकिन पार्टियों की अपनी मोनोपोली जिस तरह से काम करी, जब FCRA पर बैन था, FCRA के थ्रू राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने फंड लिया, जिसकी वजह से मजबूरन उनको फिर से FCRA चालू कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो गेटवे है, जो रोक लगाई जाती है, जिसको लेकर के सब जानते हैं, पूरा देश इस मामले को लेकर गंभीर है, परिवारों में चिंताएं हैं, उसके बाद ऐसी क्या रणनीति बनाई जाती है, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होती है जिसको उनको ड्रॉबैक पे आ जाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है राजनीतिक पार्टियों की। बात सूरज जी, कल्पना जी इस तरह से कह रही, इच्छा शक्ति की बात कर रही, बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि ठीक है, आपने कानून बना दिए, कानून पहले भी थे, ठीक है, किस तरह का नेचर था उन कानूनों का, आपने और उसको कड़ा कर दिया, लेकिन पहले भी कानून थे, अगर उनको वाकई ईमानदारी से उनको लागू करते, कड़ाई से उनका पालन होता, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दिखते उसके। निश्चित रूप से कि कानून तो हर चीज के लिए बने हुए हैं। जब भी कोई बात आती है, किसी तरह के नए संशोधन की बात आती है, तो कहा दिया जाता है कि कानून हमारे देश में पहले से है इस चीज के लिए। पहले से होने के बावजूद उनका इम्प्लीमेंटेशन होना, उनका कार्य रूप में सामने आना, वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आ जाता है। और यही बात आ जाती है आज जिस तरह से
हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विधेयक आ गया। एक चीज़ हमने देखी, मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधेयक आ गया था। उस समय शिवराज सरकार थी जब कि 7 वर्ष से कम बच्चियों के साथ कोई दुष्कर्म करता है तो फांसी की सजा का प्रावधान होगा। विधेयक आया, फिर वो केंद्र में गया, केंद्र में राष्ट्रपति के पास गया, कानून लागू हो गया, पूरे देश में लागू हुआ। तो ये जब बात आती है कि किसी राज्य में लागू होता है, और मैं एक सवाल लेकर के सरिता देशपांडे जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। बात है लव जिहाद की, बात हुई कि लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए गए, विधेयक लाया गया। यहाँ हमने देखा जिहाद की बात हुई कि वो हमेशा कहते हैं कि हाँ हमारे इस्लाम में जिहाद जो है वो जायज़ है। एक बात हुई लव जिहाद की, फिर बात आई फूड जिहाद की। फूड जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किए, सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेशों पर रोक लगा दी। उत्तराखंड में हमने देखा कि लैंड जिहाद चला, जहाँ कुछ नहीं है, वन भूमि है, वन भूमि पे एक ढांचा बना दिया जाता है सीमेंट का और कह दिया जाता है कि ये हमारा धर्म स्थल है, जबकि जब खोदा गया तो उसके नीचे कुछ नहीं निकला। तो ये इस तरह के जिहाद आए दिन नए नए नाम लेकर के, चाहे वो लव जिहाद हो, फूड जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, भारत सरकार इन सब चीज़ों से निपटते रहे या अपने विदेश नीति को फॉलो करे, देश की तरक्की के बारे में बात करे, देश की समस्याओं के समाधान की बात करे, या फिर इन चीज़ों से ही निपटना पड़ेगा हमेशा भारत को? देखिए, आपने जो बहुत सारे सवाल एक साथ किए हैं जी उसका एक एक करके उत्तर देना शायद ज़रूरी होगा। जी जैसे आपने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, सामाजिक ढांचा, ये सब जो चीज़ें हैं, जी इसमें क्या है, हम सामाजिक तौर से धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि अब शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी है जिसमें जगह जगह स्कूल कॉलेज और ऐसी जगह पर स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं जहाँ सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। प्रोफेसर कॉलोनी के पास में जो बड़ा MLB कॉलेज है, जिस समय उमाशंकर गुप्ता जी शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने बुधवारा से हटा करके लड़कियों के कॉलेज को, MLB कॉलेज को यहाँ पॉलिटेक्निक चौराहे के पास जो कॉलेज था वहाँ लेकर आए और लड़कों के कॉलेज को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत सारी बातें हुई जो अभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे नहीं आजकल में, वो तो इस बात के लिए बहुत विरोध कर रहे थे। मैं उस समय पार्षद भी थी जी तो दरअसल क्या है कि जब यहाँ जब कॉलेज लाया गया तो ये सोचा था कि अब सड़क के किनारे ये कॉलेज होगा तो लोगों का आना जाना कम होगा, लेकिन इतना अतिक्रमण बढ़ा कि तमाम उन सब लोगों ने जो इस जिहाद के काम में लगे रहते हैं उन सब का जमावड़ा यहाँ हो गया। दरअसल हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, अतिक्रमण हटाएगा तो नगर निगम हटाएगा, कानून बनाएगी तो विधानसभा लोकसभा बनाएगी। तो ये जो जब सिस्टम है, अगर हमको लग रहा है कि स्कूल कॉलेज के आसपास किसी प्रकार का जमावड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की ऐसी दुकानें नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अब इस पर कड़ाई से अगर पैरवी की जाए तो निश्चित रूप से इन सारे व्यवस्थाओं को पहले ठीक करना पड़ेगा। कारण क्या है कि जो लोग कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जो खराब मानसिकता के लोग हैं, जिनका काम ही धर्मांतरण कराना है, वो अपने धर्म को सिर्फ इसलिए बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो हम हिंदुस्तान पर वापस राज्य कर पाएंगे। उनकी इस धारणा को तोड़ने के लिए पहले हमें अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा। आप चाहे जितने कानून बना लें, चाहे जो कर लें, लेकिन इन पर अंकुश हम ऐसे नहीं लगा पाएंगे जब तक हमको सामाजिक पृष्ठभूमि को मजबूत नहीं करना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की ने शादी कर ली किसी मुस्लिम से। वो भी फिल्म में काम करता है। लोगों से उन्होंने राय मांगी, मेरे जैसे लोगों ने बड़ा विरोध किया और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन उस विरोध का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। बाद में ये पता चला, मैंने शत्रुघ्न जी से खुद ही बात की, मैंने उनको पूछा कि आपने अपनी बच्ची की शादी की, आपने घर का नाम रामायण रख रखा है, तो उन्होंने कहा वो बच्ची का मन था और उसको वही अच्छा लगा। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, मेरे दल में भी है, जिसका मैं काम करती रही हूँ पिछले दिनों, जिस सामाजिक क्षेत्र में काम करती रही हूँ उसमें भी ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जिनके घरों में हिंदू लड़कियों ने शादी की हुई है। अब ये जो सामाजिक सोच है कि सिर्फ यही हमको आगे ले जा सकते हैं, यही हमको बढ़ा सकते हैं, उनमें सबसे पहले इस बात की जागृति लाना होगी और एक नियम ये बनाना पड़ेगा कि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता जैसे कि पहले किया जाता था। आज क्या हो गया है कि कोई कहीं चला जाए, बल्कि हम तो पुरस्कार देंगे अगर दूसरे धर्म में चला जाएगा, दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ तक कि मैं कहना चाहूंगी कि ये जो कथावाचक हैं, तमाम प्रकार के लोग हैं, आप हम सब लोग हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं,
उन सब लोगों को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो जो पुराना कानून था कि कोई किसी दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, इस बात को पहले हमें लागू करना पड़ेगा। जी। साथ में जो लोग इस काम में लगे हैं, जैसा आप सब लोगों ने कहा कि उनको बाहर से पैसा मिलता है, निश्चित रूप से वो यहीं से कमाते हैं और बाहर से भी पैसा लेते होंगे। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कहाँ से पैसा आता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उनके पास पैसा जो आता है उस पैसे के आधार पर वो लोगों को गुमराह करते हैं और ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, उनको लालच दिया जाता है, उनको घुमाते फिराते, उनको टूर कराते, उनको और तमाम प्रकार की सुविधाएं देते और शादी करने के बाद उनको ऐसी जगह ले जाकर छोड़ा जाता है जहां से वो वापस लौट नहीं पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इसलिए जो चीज़ मेरा है, आप जी। सबके, आपके चैनल के माध्यम से भी समाज में इस संदेश को देना है कि आप इस बात को रोकिए और अगर कोई बच्ची इस प्रकार का कदम उठाती है या कोई लड़का इस प्रकार का कदम उठाता है तो उसको हमको रोकना होगा। और साथ ही ये जो सारी सुविधाएं देश में दी जा रही है कि आपको हम मुफ्त में राशन देंगे, हम आपको मुफ्त में घर देंगे, ये जो मुफ्त की परंपरा है इसको रोक लगाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अंकुश लगा पाएंगे। क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उनकी संख्या ज्यादा है जो फायदा ले रहे हैं सरकार से, उनकी संख्या कम है जिनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों पर हमको अंकुश लगाने के लिए और इसको केंद्रीय स्तर से कानून बनाना पड़ेगा। योगी जी ने जो कानून बनाया है मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो उम्र कैद की सजा सुनाई है, जो प्रावधान किया है, वो सचमुच में बहुत ही सराहनीय है और बहुत उत्तम है और इसी प्रकार का कानून सारे देश में लागू होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि स्वागत योग्य कदम, और आपने ये भी कहा कि इसमें सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, जन जागरूकता की आवश्यकता है, हमें ही इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। कानून बने हैं, कानून के पालन की जो बात है, अनुपालन की बात है कि कानून को क्रियाशील होना होगा, कानून लागू होगा, लेकिन उससे पहले हमें अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा, ये जैसा कि आपने कहा है। बिल्कुल सूरज जी, लेकिन जिस तरह से एक नेचर, अपराध का नेचर बदला है, जिस तरह से जघन्यता बढ़ी है, एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली से लेकर पूरे देश में, उसको लेकर चर्चा थी। क्या उस निर्भया के बाद उस तरह के केस नहीं हुए? आपने भी जिक्र जिस तरह से किया कि किस तरह से टुकड़े करके अटैची में मिल रहे हैं, कैसे फ्रिज में मिल रहे हैं, कैसे बोरे में मिल रहे हैं। आज की एक घटना है, सारे समाचार, सारे टीवी चैनल्स पर चल रही है कि एक 20 साल की लड़की को किस तरह से एक दाऊद नाम के लड़के ने किस जघन्यता से उसको मारा है, किस तरह से उसके प्राइवेट पार्ट्स पर किस तरह से उस पर नुकसान पहुंचाया है। तो जिस तरह से एक जघन्यता बढ़ रही थी, दोनों चीजें हैं कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। जिस तरह से सरला जी कह रही थी कि सरिता जी कह रही थी कि एक तरफ कानून ठीक है, कड़े प्रावधान करना चाहिए, तो क्या सिर्फ कड़े कानूनों के प्रावधान से भी इस समस्या का समाधान है, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जागरूकता भी होना चाहिए? सामाजिक कार्यकर्ता जतिन सिसोदिया जी हमारे साथ में है। जतिन जी, बहुत स्वागत करते हुए मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह की जो चीजें हैं, एक तरफ कानून, जिस तरह से हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, योगी सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं, क्या सिर्फ कानूनों से इस तरह की जघन्यता पर लगाम लग जाएगी, इस तरह के अपराध पर लगाम लग जाएगी, कि कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना भी इसके साथ बहुत जरूरी है, उसकी दिशा में भी सोचना होगा, समझना होगा, करना होगा? जी, सबसे पहले आप सभी अग्रज अनुज सब बैठे हुए हैं, आप लोगों को नमस्कार मेरा। मैंने इन सब मामलों में एक चीज कॉमन देखी है, जिसको आप डेली प्रैक्टिस कहते हैं। अब जब यहाँ से हम स्टूडियो से बाहर निकलेंगे, हमें मालूम है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है समाज में, कौन किस तरीके से एक दूसरे को देख रहा है, किस और डेली रूटीन में व्यक्ति निकला हुआ है, काम कर रहा है अपना। मैं सरिता जी ने जितनी भी बात कही, उनके बहुत इतनी ऐसी बातें कही हैं जिसकी बात को मैं तर्कता से बिल्कुल समान मानता हूं और उस चीज को ही आगे बोलता हूं। जैसे लव जिहाद वाला जो योगी जी का भी फैसला रहा जी, इसमें लव जिहाद तो आपका एक सेक्शन हो गया, ये पूरा है गजवा-ए हिंद का पूरा कॉन्सेप्ट। गजवा-ए हिंद का जिस तरीके से एक फैलाव होगा, उस पर जिस तरीके से एक मानसिकता का कब्जा होगा, तो उनके कुछ पॉइंट इस तरीके से लेके रखे हुए हैं कि आपको शादी करना है एक दूसरे धर्म में। जितिन जी, आप कैमरे से कांटेक्ट में जी, बात रखी जा रही है। जी 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 जी, आपको गजवा-ए हिंद में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा सोसाइटी में चल रहा है कि आपको लव जिहाद करना है, एक शादी के माध्यम से एक आपका मेंबर बढ़ेगा आपके परिवार में, उस मेंबर से और पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जिस तरीके से एक हिंदू पॉपुलेशन है इस देश की,
हिंदू पॉपुलेशन आज में हो कितने प्रतिशत रही है और उनका ग्राफ के किस तरीके से कम हो रहा है। कम क्या हो रहा है, हमारी मानसिकता बहुत इस तरीके से ब्रॉड हो गई है, इस तरीके से विकासशील हो गई है कि हमको पहले दिखता है कि जैसे मैं खुद, मेरी अभी शादी नहीं हुई है पर मैं ये जानता हूं कि अभी मैं किस तरीके से करूं, और उनके मामले में ऐसा है कि भाई हमारे को तो कुछ नहीं, हमें शादी करना है और पूरा इस तरीके से हमें अपने आप का सिक्योर करना है और हम अपनी एक तरीके से सिक्योरिटी देख नहीं रहे हैं। और इस चिंता के मतलब ये ऐसा चिंता का विषय है, मतलब मामला आपका जम्मू कश्मीर का ले लो, आप मध्य प्रदेश में कहीं पे इससे ले लो, यूपी का ले लो, तो ये कानून का आने का बहुत जरूरत था। मैं तो ये कहता हूं कि गजवा हिंद का एक कानून बने कि जिस मानसिकता के लोग हैं यहाँ पे इस देश में, जिस मानसिकता के लोग जी रहे हैं, तो उस मानसिकता को एक सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भी इसको एडमिट करना चाहिए कि अगर संसद भवन से ऐसा कानून निकले, जैसे अभी विधानसभा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून निकाला, उससे पहले उन्होंने एक नेम प्लेट का कानून निकाला था। नेम प्लेट के कानून में भी इतनी, मतलब एक भाई जो एक कस्टमर की बात आ जाती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये कस्टमर आता है तो कस्टमर को अपने राइट्स, हम किससे ले रहे हैं सामान, किस मूल्य पे ले रहे हैं, ये सब और ये मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों नहीं समझता है कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो वो पूरी तरीके से देखा जाए, उसको उस पर यह नहीं देखा जाए कि है ना ये मामला क्यों आया। अभी लव जिहाद के मामले हम कभी पहले पॉइंट आउट करते थे क्या इस जमाने में? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं 1994 से बॉर्न हूं और उसके बाद से जिस तरीके से होश संभाला मैंने, अटल बिहारी जी की सरकार देखी, उस समय दिग्विजय सिंह की यहाँ पे सरकार थी। ऐसे सड़क बिजली के मामले में हो सकता है कि सड़क बिजली के मामले में कम है, मगर ये ऐसा मामला नहीं देखा। और जितने भी ये सब यहाँ पे मेरे मंचीन हैं, मैं एक व्यक्ति से ऐसा नहीं सोच सकता हूं कि ऐसे पहले कॉन्स्पिरेंसी वाला माहौल चलता था कि षड्यंत्र के साथ में कोई कहानी चलती थी। इन लोगों ने तो अपने ना भविष्य में नहीं देखा। और जिस तरीके से मैं अभी मैं पूरे भोपाल में जी रहा हूं, मैं भोपाल में अभी पल बढ़ रहा हूं, तो उस समय से मैंने माहौल देखा है बहुत, मतलब पहले भोपाल एक अलग तासीर में जी रहा था और आज भोपाल का एक बहुत ग्रीन माहौल है। और इस तरीके से अगर कहीं पे भी मैटर अब आज में आता है, क्योंकि आज की परिस्थिति बहुत अलग है पहले के भोपाल से। आज में सब सर्वधर्म समान का आज में बात है, पहले जिस तरीके से होता था वो मामला नहीं है, क्योंकि यह कानून का राज है। शिवराज के बाद मोहन जी आए और उन्हें उस जिस तरीके से संभाल रहे हैं। ठीक है। और मैं कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगा बस सर, यहाँ पे ये बहुत सारे, मैंने तो सबकी मैं अंत में आया हूँ और अंत में मैंने ये सबकी डिबेट सुनी और कुछ मामला ऐसा था कि भाई यहाँ पे किस तरीके से बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इन्फ्लुएंस होने का वो रीजन मेरे पास है, इन्फ्लुएंस होने का रीजन है उनका लग्जरियसनेस। अगर लाइफ में वो अपनी चीजें देखते हैं कि हमें बड़ी गाड़ी, मतलब एक तो पेरेंट्स ने बाहर से भेजाया, आप भोपाल जैसे अपन भोपाल में है यहाँ पे, तो कोई भी दूसरी जगह से ऐसी बात कह सकता है कि भाई अगर आपको मुंबई में पढ़ने भेजा है, किसी पेरेंट्स ने आपके भोपाल में पढ़ने भेजा है, तो वो एक ट्रस्ट के साथ भेजा हुआ है और वो ट्रस्ट बच्चे मेंटेन नहीं कर पा रहे। और जस्ट बिकॉज हो सकता है कि उन सामाजिक हमारे परिवेश में कि पेरेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन, तो इस बारे में पेरेंट्स को भी बात करना पड़ेगी। जिस तरीके से माता पिता है उनको भी बच्चों को है ना बिल्कुल काउंसलिंग में करना पड़ेगा और इसके साथ हमको कानून को भी साथ में लेना पड़ेगा। कानून से ऐसी कोई भी बात। आपने कहा, हालांकि ये बात राधा वल्लभ शारदा जी ने कहा था कि बच्चों की जो लग्जरियसनेस है उसको लेकर के कि वो देखते हैं कि दूसरे परिवारों की जो लड़कियां हैं, यदि दूसरे परिवार की लड़कियां कितनी लग्जरियस लाइफ जी रही हैं तो वो भी उस ओर आकर्षित होती हैं। हालांकि ये ऐसा विषय है जिस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, पर समय की सीमा है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सभी मेहमानों से आग्रह है, मेरा एक प्रश्न सभी मेहमानों से, एक मिनट में आप सभी को अपनी बात रखनी है। और मेरा प्रश्न ये है कि लव जिहाद, धर्मांतरण रोकने के लिए सिर्फ कानून की आवश्यकता है या कुछ और होना चाहिए? शुरुआत करूंगा मैडम देशपांडे जी आपसे, 1 मिनट में अपनी बात रखिए। कानून अपनी जगह अपना काम करेगा, सामाजिक चेतना लाना हमारा काम है, हमको सामाजिक चेतना लाना पड़ेगी, तब जाकर के हम इस पर अंकुश लगा पाएंगे और हमको अपनी व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन करना पड़ेंगे, जहाँ की छात्रों को, छात्राओं को एक ऐसा वातावरण मिल सके जिसमें वो सिर्फ पढ़ाई करें और ये सब प्रकार के जिहाद विहाद में शामिल होने की सोच उनको बहुत दूर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। गोपाल जी, यही प्रश्न आपसे, 1 मिनट अपनी बात रखें। सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना और पारिवारिक जागरूकता, ये 3 विषय से ही अगर हमारे देश के सारे धर्मगुरु और बड़े बड़े मठाधीश
जो मठों में रहते हैं, सोने में रहते हैं, वो जागरूक हो जाए तो इस विषय पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, लोगों को जिम्मेदारी यदि वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लें, जैसा आपने कहा कि मठाधीश यदि अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं तो फिर हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस विषय में चिंता करने की। विदुआ जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उनको जिम्मेदारी संभालनी चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी सबसे पहले हिंदू समाज को संभालनी पड़ेगी जी। हिंदू समाज में सबसे पहले कायरता और डर, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कायर हैं। इसलिए हम खुल के एक संप्रदाय विशेष को कहते हैं, नाम नहीं लेते उसका। ये नहीं कहते कि मुसलमानों ने कहा, हम कहते हैं संप्रदाय विशेष। ये नपुंसक जो मानसिकता है, इसको छोड़ना पड़ेगा। हमें कायर नहीं बनना है, हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध मतलब एक उसकी चेतना को उतना, जो है मैडम ने कहा कि उसकी चेतना को और अधिक मैच्योर्ड करने की जरूरत है, लेकिन साथ में हम उसके पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं, ये बात का उसको एहसास होना चाहिए। बिल्कुल, ये एहसास होना चाहिए। कल्पना शर्मा जी। बिल्कुल सूरज जी, मुझे ऐसा लगता है जो पारिवारिक एक दायित्व है, हम उसको बहुत पीछे उसको काउंट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें उसे रखना चाहिए, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ। यदि मैं अपने बच्चों को अपने धर्म, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के बारे में बताऊंगी, सबसे बड़ी बात, रामायण घर बना लेने से रामायण नहीं हो जाती है। उस घर में अगर शिक्षा अच्छी दी जाती तो आज सोनाक्षी सिन्हा ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाइयों के नाम तक नहीं जानती थी। तो जब तक हम अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे, पहले प्रायोरिटी हमारे घर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार की जो दायित्व है, सरकार सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होने की वजह से, जब पार्लियामेंट में पूरी सीट्स थी, राज्यसभा में पूरी सीट्स थी, उसके बाद हम आज भी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पाए। आज भी हम लव जिहाद को स्टेट वाइज इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसको सेंट्रल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप हिंदू सच में समर्थक सरकार हैं, तो पहले प्रायोरिटी में उन विधेयकों को पास करा देना चाहिए था, ताकि आज ये विषय ही हमारे बीच में ना खड़ा हो। राधा वल्लभ शारदा जी, यही प्रश्न आपसे है कि 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें कि वास्तव में लव जिहाद धर्मांतरण रोकने के लिए कानून जरूरी है, सामाजिक चेतना जरूरी है, या फिर इसके अलावा कुछ और? सूरज जी, मैंने इमरजेंसी देखी है तो डंडे के आगे भूत भागता है। जिस दिन हमारे यहाँ कानून और सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय कर लेगा, उस दिन हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कानून तो अभी भी है। नहीं, कानून है, कानून का पालन नहीं होता, नहीं होता। अब जैसे आपके यहाँ दुकान आप खोलते हैं तो दुकान के लिए लाइसेंस मिलता है, उसमें नाम और वो लिखा रहता है। अब उसमें भी आपत्ति हो गई, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत। तो ये जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट ये न्याय व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक हम कितने ही कानून बना ले, वो उठा के फट से जमानत दे देते हैं क्या। तो ये चीजों पर रोक होना बहुत जरूरी है, और उसकी तरफ मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद सरकार का प्रयास है। और इसके साथ फिर दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कठोर दंड होना चाहिए। और कठोर दंड जिस तरह से ये कहा था कि उसके मठे में जड़ में डालना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ टहनियों को काटने की जरूरत नहीं। जतिन जी, 1 मिनट में यही प्रश्न आपके पास लेकर आया हूँ। सर, मैं 1 मिनट में यही कहना चाहूँगा कि जो वामपंथ विचारधारा है, वो क्रांति ला सकती है, शांति नहीं ला सकती। और जो इस भाव से जी रहे हैं, लव जिहाद का वामपंथी विचारधारा से क्या ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं आप? सर, मतलब एक कल्चर भी, लग्जरियसनेस भी आ रही है ना उसमें। तो उस भाव में एल्बर्ट है या हसन है, वो मालूम नहीं चलता। उस पॉइंट में मैं ये बात कह रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इन्फ्लुएंशन, जहाँ पे एक गलत तरीके से बंद हो गया। जैसे सोनाक्षी सिन्हा बहुत बड़ा एग्जांपल है उसका। सोनाक्षी सिन्हा को दुनिया मतलब दुनिया में सब कुछ देख रहे हैं, रामायण बहुत समय से लोगों ने सुना आ रहा है। और अगर वे उस जैसी अभिनेत्री, और शत्रुघ्न सिन्हा जिसका पूरा ये परिवृष्टि, मतलब वो पूरा ऐसा ही है, बैकग्राउंड ही ऐसा है, और उसके बाद वो करती हैं जहीर इकबाल जी से ये, तो फिर इसमें जो हम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उन पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है। एक जो आदर्श होते हैं उनको एक आदर्श की स्थापना करनी चाहिए। राजेश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि कानून बने हैं, कानून का सख्ती से पालन करने की बात, के सख्त कानून बने हैं, लेकिन सामाजिक चेतना की बात भी यहाँ सामने आई है, पारिवारिक जिम्मेदारी की बात सामने आई है। जी, दोनों चीजें हैं। संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, कानून हम कह रहे हैं कि कड़े कानून का प्रावधान है, लेकिन उस कड़े कानून के प्रावधान में मध्य प्रदेश सरकार का भी मैं जिक्र करता हूँ कि फांसी की सजा का जिस तरह से प्रावधान किया गया, योगी सरकार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस कानून के तहत कितने लोगों
को उसमें सजा हुई, कहीं ना कहीं जब उसके तहत सजा नहीं होगी तो वो नजीर नहीं बनेगी, और जब तक नजीर नहीं बनेगी तो मुझे लगता है कि उसका समाज में उसका जो जिस तरह से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, जिस तरह से असर होगा वो नहीं दिखेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि असर दिखाने के लिए असरदार होना जरूरी है, और जब तक ये चीजें सिर्फ बनाती जाती रहेंगी, यदि कानून बन गया है अच्छी बात है, सख्त कानून बना है, विधेयक पारित होने की बात है कि यहाँ पर कड़े प्रावधान कर दिए गए, दंड के प्रावधान कर दिए गए, जुर्माने के प्रावधान कर दिए गए, लेकिन सबके बावजूद उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है ये एक बड़ा विषय रहेगा चिंतन के लिए, कि वास्तव में यदि उनका क्रियान्वयन हो, और जैसा कि बात कही भी गई, राधा वल्लभ शारदा जी ने भी बात कही कि यहाँ पर कानून व्यवस्था कि यदि कानून बना है तो उसमें कोई ऐसा लूप होल ना हो, जैसा उन्होंने कहा कि वो जाते हैं जमानत उनको मिल जाती है, तो ऐसे प्रावधान का भी उल्लेख होना चाहिए कि धर्मांतरण को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के यदि योगी सरकार ये विधेयक लाई है तो पूरे देश में इसकी आवश्यकता यदि महसूस हो रही है तो केंद्र सरकार भी इस विधेयक को लेकर कब तक आएगी, ये भी चर्चा का विषय हो सकता है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, किंतु समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। जतिन जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। राधा वल्लभ शारदा जी आपका बहुत धन्यवाद। कल्पना जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही विधुआ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। गोपाल जैन जी आपका बहुत धन्यवाद, और सरिता देशपांडे जी आपका भी धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है लव जिहाद पर लगाम की, कवायद तो की जा रही है, कवायद कितनी कारगर होगी ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर ऐसे मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।